नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में ना एनटीपीसी का लेवल 2 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये लेवल 2 का है। ये 13/6/2022 में हुआ था। ये एनटीपीसी का देखिए, एनटीपीसी CEN 2019 एनटीपीसी लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन प्रति इसमें लिखा हुआ है करेक्ट आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और आंसर विल कैरी 1/3 नेगेटिव मार्क, यानी इनकरेक्ट आंसर। अगर गलत आंसर होगा तो आपको 1/3 का नेगेटिव मार्क मिलेगा। ठीक है, तो हम इसका आपको बता दूं कि ये देखिए मेरा ही पेपर था। ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है। ये सेलाकी में हुआ था, उत्तराखंड में। तो फिलहाल मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं टाइपिंग टेस्ट से बाहर हो गया था। इसमें मेरा नंबर जो विदाउट टाइपिंग वाला था उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और टाइपिंग वाले में मैं टाइपिंग में फेल हो गया था। तो मैं इसी पेपर का आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि अगर पूरे 100 क्वेश्चन करवाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आपको भी देखने में बोरिंग होती है और मुझे भी बनाने में वीडियो काफ़ी बोरिंग होती है। तो मैं इसमें 25 से 30 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे, 25-30 क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ट्रिक के साथ सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर दूं, अगर थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसिक थीटा बराबर 1। और ये जो मान लिखा हुआ है ना, जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि थीटा का कुछ भी मान आएगा वो 90 से कम रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। यानी थीटा का मान दे रखा है हमको, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 और 90 के बीच में रहेगा। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, क्योंकि 90 समकोण होता है और 0 तो न्यून कोण भी होता है। तो थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इस सवाल को आप प्रोसेस से करेंगे तो इसको साथ प्रोसेस आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर आपको आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए आप ऑप्शन अगर 60 लेकर मत चलिए, आप दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री लीजिए। लेकिन आप ऑप्शन से तभी कर पाएंगे, आपको मान पता होना चाहिए कि साइन, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने थीटा का मान 30 ले लिया तो साइन 30 ले लेंगे। साइन 30 प्लस 1/4 कौशिक थीटा जो होता है वो साइन का ही उल्टा होता है। चाहे कौशिक 30 से ले लीजिए, कौशिक 30 बराबर 1 है। हमको क्या चाहिए, हमको थीटा का मान हमको पता नहीं, हमने मान लेते हैं ऑप्शन से कोई सा मान ले लिया, क्योंकि बराबर हमारा अगर 1 आ गया, हमने वैसे 30 उठाया, बराबर आ गया तो हमारा ऑप्शन वही वाला 30 सही हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, जो आपको सारणी से याद ही करना पड़ेगा। जिस तरह मुझे याद है, यहाँ पे 1/4 रहेगा गुणा। और कौशिक 30 का मान होता है, क्योंकि साइन 30 का उल्टा होता है। तो अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कौशिक 30 का मान 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। तो 1/2 और 1/2 मिला के 1 बन रहा है। यानी इसका जो मान है वो इधर के मान के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमको थीटा का मान 30 ही लेना है। देखिए इसको आप, अगर आपको जैसे नहीं पता है, आप अगर ऑप्शन से नहीं रखेंगे, तब आप यहाँ पे ये देख लीजिए मान इन दोनों को जोड़ के 1 बन जाए। इधर वाला ना RHS है, इधर LHS, तो ये LHS का मान 1 बन जाए। तो कौन सा मान रख कर देखेंगे आप, अगर देखिए 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा यहाँ से। और कौशिक 0 भी 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, तो ये वाला होगा नहीं। अगर 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको सारणी के मान याद नहीं होंगे तब तक इस तरह के क्वेश्चन पे आप कर नहीं पाएंगे। तो इसका ऑप्शन से 30 नंबर 30 डिग्री वाला ठीक आ रहा है, इसी को लीजिए। अगर साइन 60 का आप लेते हैं, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी कुछ मान याद हो जाए। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस 1/4 गुणा कौशिक 30। देखिए कौशिक जो है साइन का ही उल्टा होता है। यानी अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो कौशिक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। अब अगर आप इसे हल करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर बचा √3/2 प्लस यहाँ पे बचे 1/2√3। अब देखिए इनका मान +1 नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन से कर लिया हमने, लेकिन तब कर पाएंगे जब हमको इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए GS का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो बनाते हैं तो इसमें कुछ ये जो लिखे हुए थे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं।
तो ये मेरी तरफ से नहीं है, आयोग से ही जब आप अपनी आंसर की डाउनलोड करेंगे इस तरह का ही आता है। तो आप जब वीडियो को देखिए तो इस तरह के वीडियो की आप क्वालिटी पे जाके 360 से ऊपर 720 तक का कीजिए, ठीक है। थोड़ा साफ दिखेगा, लेकिन अगर 360 पे देखें तो साफ से दिखेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो फॉन्ट साइज है ना बहुत छोटा है। मैं ज़्यादा जूम करता हूँ तो बार बार ही जूम करने में टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए तब भी हमने जूम कर लिया है। निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन दे रखा है ए और सी, सॉल्यूशन दे ही रखा है, ये आंसर की ही है। तो स्पिरुलिना और क्लोरेला। क्लोरेला तो मुझे पता था, स्पिरुलिना नहीं पता था, तो भी मैंने इसको लगा के ये वाला मार दिया, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप ये याद कर लीजिए, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं तो भोजन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, वो क्लोरेला और स्पिरुलिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, लेकिन पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन को आप पढ़िए मत पूरा, इस तरह क्वेश्चन रहे तो पूरा पढ़िए मत। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या दे रखा है, यही बताया गया है कि किस तरह से ये बने हैं। देखिए इसमें बहुत आसान है, 11 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा 8। ये वाले जो 3 है ना, ये इनमें सब में से घटाए, 8 में से 3 घटाएंगे तब 5, फिर 5 में से 3 घटाएंगे तब 2। इसी तरह ये जो 5 है ना, वो 5 इधर से घटाएगा, 19 में से 5 घटाएंगे तब 14, और 14 में से 5 घटाएंगे तब 9, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। इसी तरह ये रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 27 में कितना घटाया गया होगा, तो जो 20 बना होगा तो 7 घटाया होगा, ठीक है। अब यहाँ 20 में से 7 घटाइए 13, ठीक है। 13 में 7 तब 6, यानी 7 वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमको बताएं, इसको आपको जैसे करना क्या है, ये देखिए जो ये वाला जो रूट है ना, पेन ले लेता हूँ, ये वाला जो रूट है ना बड़ा वाला, ये ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए आप, ठीक है। और ये जो रूट के अंदर है, एक बार फिर से करता हूँ, ये जो रूट के अंदर है ना, ये बड़ा वाला रूट तो ऐसा का ऐसा ही, ये जो अंदर है उनको 1875 अब गुणा 768 बटे 38 और फिर से 88 है गुणा 1200। इन देखिए इन चारों पे ये छोटे छोटे रूट है ना, इन चारों को इकट्ठा ऐसे आप लिख लीजिए। अब करना क्या है, अब इनको आपस में काट दीजिए। जब आप इनको आपस में काटेंगे तब काटने के बाद यहाँ पे √5/3 आ जाएगा। मैंने काटना नहीं बताया, आप इसे काट लीजिए। देखिए ये 4 से कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस 1200 को क्या लिख लीजिए आप, 12 × 100 करके लिख लीजिए। तब यहाँ पे 100 से और इनको काटोगे, ठीक है। 25 चौका 100 और ऐसे कट जाएंगे। आप इन्हें काटोगे तो ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, मैंने काट कर देखा है, एकदम सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इस तरह के जो सवाल हैं इन्हें सिलोगिज्म बोलते हैं, तो सिलोगिज्म को हल करते हैं। इसको जूम करने से ना कभी PDF भी बार बार छोटी बड़ी हो जाती है, तो हम जूम इसलिए करते हैं थोड़ा दिख जाए। देखिए दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और देखिए अगर इस तरह का सवाल दिखे ना, ये ऊपर का पढ़िए ही मत, सीधे सीधे यहाँ देखिए, जैसे दिख जाए ना कुछ पेंसिल, तो इसे पढ़ने में आप परीक्षा में समय बर्बाद ना करें। यहाँ पे देखिए किस तरह करते हैं सवाल को, देखिए किस तरह करते हैं। यहाँ पे लिखा कुछ पेंसिलें पेन हैं, तो पेंसिलें को यहाँ से लिखिए, और पेंसिल है तो पेंसिल, ठीक, पेंसिल। कुछ पेंसिल क्या है, पेन, यहाँ पे पेन। कोई पेन शार्पनर नहीं। अब शार्पनर क्या होता है उसे समझने की जरूरत नहीं है, शार्पनर ऐसे लिख दिया। क्या लिखा है, कोई पेन, तो यहाँ से इनका कोई रिलेशन नहीं है। सभी शार्पनर स्टेपलर हैं। अब सभी शार्पनर स्टेपलर हैं तो ST लिख दीजिए, ठीक। अब हमने तीनों कथन पढ़ लिए, उस हिसाब से डायग्राम बनाया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिखा है, कम से कम कुछ स्टेपलर पेन हैं, तो स्टेपलर कहाँ रहा, ये रहा। कुछ स्टेपलर पेन हैं नहीं, क्योंकि स्टेपलर और पेन के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए सभी पेंसिलें पेन हैं, देखिए कहाँ पेंसिल और कहाँ पेन, इसने कहा कुछ, अगर कुछ कहता तब सही था। सभी पेंसिलें पेन हैं या नहीं है, ऐसे कुछ कथन में कहा ही नहीं गया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ना तो पहला
और ना ही दूसरा। ठीक, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए रीजनिंग का सवाल है। श्वेती अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें स्थान पर एवं नीचे से भी 46वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, श्वेती है, तो यहाँ पे इधर से इसका 46वां है, ऊपर से आएंगे तब भी, और नीचे से आएंगे तब भी इसका ये 46वां, यानी नीचे भी 45 है और ऊपर भी 45। तो 45 45 90 और 46 में ये खुद, यानी टोटल हो गए 91 विद्यार्थी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। जूम करने पे तो PDF थोड़ी गड़बड़ा जाती है। देखिए इस सवाल क्या लिखा, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे ना ये 9 और ये 7, यहाँ पे देखिए 28 और 26। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे जो 8 है ना, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 + 1 कितना हो गया, 9। और अगली बार जो 7 लिखा गया है उसको 2 का क्यूब -1 बराबर 2 का क्यूब 8 हो गया, -1 यानी हो गया 7। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब +1 एक बार, अगली बार में 3 का क्यूब -1। इसी तरह यहाँ पे 4 का क्यूब +1, फिर 4 का क्यूब -1। इस तरह यहाँ पे 5 का क्यूब +1 और 5 का क्यूब -1। आगे आ जाएगा 6 का क्यूब +1। 6 का क्यूब +1 है 6 का क्यूब होता है 216, +1 मतलब 217। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो ये वाला इसका पहले ही ऑप्शन सही है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, वरना आप यहाँ से याद कर लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इसका क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को याद कर लीजिए और 1-2 बार वीडियो बार देख लीजिए कभी कभी, तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें भी कहा जाता है। जो मैग्नोलियोफाइटा है वो पुष्पीय पादप होते हैं। पहले यहाँ से याद कर लिए मैग्नोलियोफाइटा कैसे पादप होते हैं, पुष्पीय पादप। इन्हें एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, यानी पुष्पीय पादपों को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैथ और रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन आएंगे, टिपिकल हैं, ये ग्रुप डी के हिसाब से नहीं है, लेवल 2 के हैं, तो थोड़ा कठिन रहेंगे। मैं आपको लेकिन बहुत धैर्य के साथ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये सवाल थोड़ा कठिन है और हो सकता है एग्जाम में आप कर भी ना पाएँ। असल में सवाल तो कम कठिन है, इसके जो ऑप्शन है ना इस तरह के, ये ऑप्शन देखकर आदमी को थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तो यहीं से आदमी गड़बड़ाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लिख के लाया हूँ ऑलरेडी, तो इसका कलर ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, काहे में, मीटर में। देखिए ये काहे में दे रखी इनकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, सेकेंड, यहाँ पे क्या देखा 24 सेकंड। और मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लड़का हैं, जो लड़कों को जिनको पार कर रही है, जैसे ये रही मालगाड़ी, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, जो खड़ा नहीं है मतलब चल रहा है। क्या चल रहा है, उसकी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाले की। दूसरा लड़का है वो भी देखो चल रहा है, उसकी चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल भी इधर ही, और ट्रेन भी इधर ही चल रही है। तो असल में जैसे जैसे ट्रेन बढ़ेगी और लड़के भी आगे बढ़ेंगे, तो यानी अगर मान लीजिए
कि ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस लड़के के लिए इस लड़के के सापेक्ष में ट्रेन की चाल रहेगी 95 किलोमीटर प्रति घंटा। है नहीं सो, इसे मान लेते हैं हम समझाने के लिए। इसी तरह अगर इस लड़के के सापेक्ष अगर ट्रेन की चाल देखी जाएगी तो देखिए 100 किलोमीटर मान लीजिए इसकी है, तो लड़के की चाल, लड़के के लिए इस ट्रेन की सापेक्ष चाल रहेगी 90 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर कम हो जाए, क्योंकि लड़का भी उसी दिशा में चल रहा है। अगर यही लड़का यही कहता कि समान दिशा का ना लिख कर यहाँ लिखता कि विपरीत दिशा में, तब यही वाली ट्रेन की चाल में जो भी ट्रेन की चाल है उसमें लड़के की चाल को हम जोड़ देते। लेकिन अगर समान दिशा में है तो ट्रेन की चाल में से लड़के की चाल को हम घटा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि मालगाड़ी की लंबाई, ठीक है, हमसे मालगाड़ी की लंबाई पूछी गई है। तो हम इसी मालगाड़ी की लंबाई मतलब क्या हुआ, यानी दूरी हो गई। तो दूरी के लिए हम सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए मालगाड़ी की हमको दूरी निकालनी है, ये रही दूरी, लंबाई यानी दूरी। मालगाड़ी की हमको चाल भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि मालगाड़ी का समय पता है कि 21 सेकंड में लड़के को पार कर सकती है। इसकी चाल 5 किलोमीटर रहेगी और एक की चाल जिसकी दर है उसको 24 सेकंड में पार कर सकती है। तब हम क्या करेंगे, दूरी बराबर ये वाला सूत्र हम यहाँ पे हमने अप्लाई किया। मान लेते हैं हमने ट्रेन की लंबाई टी मान ली, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई या दूरी बराबर चाल, चाल गुणा समय। तो चाल क्या है, ट्रेन की चाल जब इस लड़के को पार करेगी, जिसको 21 सेकंड में पार कर रही है, तो उस समय ट्रेन की चाल क्या रहेगी, जो भी ट्रेन की चाल रहे। मान लीजिए हमने ट्रेन की चाल x है, तो जो पहला लड़का है उसको अगर ट्रेन पार करेगी तो उसके लिए ट्रेन की चाल x-5 रहेगी, क्योंकि ये देखिए -5 मैंने लिखा है क्योंकि लड़का भी उसी दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन की अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना है, 21 सेकंड, और उसकी चाल क्या है ट्रेन की चाल, ठीक, ट्रेन की चाल कितनी होगी, x-5 इस लड़के के लिए, पहले वाले के लिए, ठीक। दूसरे लड़के के लिए अगर दूरी, ट्रेन तो वही है तो फिर ट्रेन की टी वही रहेगी, तो टी बराबर या दूरी बराबर चाल। अब इस दूसरे लड़के के लिए चाल क्या रहेगी, x-10, उसी चाल से चल रही है लेकिन दूसरा लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसका 10 घटा देंगे। तो उस लड़के के लिए ट्रेन की सापेक्ष चाल क्या रहेगी, x-10, और ये हो गया 24 सेकंड में पार करती है। तो यानी ट्रेन की देखिए लंबाई तो बराबर ही रहेगी ना। तो इस तरह मैंने दो समीकरण बना ली, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी तरह दूसरे लड़के के लिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखिए जब ट्रेन एक ही है तो इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के हम बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे, यानी हम करेंगे x-5 गुणा 21 देखिए दोनों है ना जैसे, बराबर x-10 गुणा 24। अब देखिए काट दीजिए, 3 7 21, 3 8 24। अब देखिए एक समझाने वाली बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि लोग कहेंगे कि यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर में चाल दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी, और यहाँ पे समय सेकंड में, तो आपने इन्हें मीटर में क्यों नहीं बदला। देखिए हमने इसलिए नहीं बदला, अभी हम बदल देंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। यहाँ पे इसलिए नहीं बदला क्योंकि इन दोनों समीकरणों को हमको बराबर करना है। तो अगर हम 21 को मीटर या घंटे में बदलें, सेकंड नहीं है, घंटे या सेकंड में बदलें, तो इनको हम यहाँ 60 से या डबल 60 से डिवाइड करेंगे। तो इधर भी 24 है तो 24 को भी फिर 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है, इसलिए हमने नहीं बदला। तो यहाँ पे आप ये ना सोचें कि कैसे गलत कर दिया, यहाँ पे सेकंड है घंटे में दे दी चाल, हमने इसलिए नहीं बदला क्योंकि एक दूसरे कंपेयर करना है। इधर बदलेंगे तो इधर भी बदलेंगे, जब बदलेंगे तो एक दूसरे को काट देंगे ये दोनों, ठीक है, इसलिए हमने नहीं बदला। तो हम दोबारा लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x-5 गुणा 21 बराबर x-10 गुणा 24। अब यहाँ से आप मान निकालेंगे x का, तो काट दीजिए, 3 7 21, 3 8 24, और इधर हो जाएगी 8 की गुणा, तो 8x-80, 8 की 10 में गुणा हो जाएगी, यहाँ पे 7x-35। जब इनको आप बराबर हैं, ये 7x को उस तरफ लेके जाएंगे तो 8x जो है प्लस की, 7x उस पार जाएंगे तो माइनस के 7x हो जाएंगे, तो इधर बचेगा सिंगल x। और इधर ये 80 माइनस के हैं, जब इस पार आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 80, और 80 में से 35 घटा देंगे तो आ जाएगा 45। यानी ये जो चाल आई है ना, ट्रेन की चाल आ गई, हमें ट्रेन की चाल x मानी थी, यानी ट्रेन की चाल कितनी आएगी, 45
मीटर प्रति सेकंड। देखिए हमने मीटर में सीधे सीधे रखा है, जब ये तो सीधे सीधे अभी इसकी टन की चाल आ गई है मीटर में, ठीक, क्योंकि हमने सेकंड में लिया ना, अगर तो ये हमारी चाल आएगी टन की मीटर में। अब हमको निकालना क्या है, टन की लंबाई निकालनी है। तो टन की लंबाई, देखिए ये भी टन की लंबाई है, ये भी टन की लंबाई है, दूरी का सूत्र ये भी। अब हम इनमें से किसी में भी मान रख देंगे, x का मान ये 45, तो हमें टन की लंबाई मिल जाए, चाहे जिसमें आपको मन करे रख दीजिए। तो t बराबर x की जगह कितना रखेंगे 45, तो 45 रखेंगे तो रह जाएगा यहाँ पे 40 गुणा 21, ठीक। अब ये टन की लंबाई आ गई, ये काय में आएगी, ये किलोमीटर में आ गई, ठीक। अब ये चाल ना, ये काय में है किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल जो है, ये चाल आई काय में आई है किलोमीटर प्रति घंटा में आई है 45। शायद अभी बीच में मैंने मीटर बोल दिया था, मीटर नहीं, ये किलोमीटर में ही आई है, ठीक है। इनको हमने सेकंड को घंटे में बदल लिया था, भले हम आपको दिखाया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको समझाते टाइम बोल दिया था कि ये बदल गए हैं आपस में, क्योंकि अगर बदलते तो इन्हें 60 से भाग करते और दोबारा फिर 60 से भाग करते और इनको भी करते, तो बराबर में जब लेते तो ये दूसरे को काट देते। तो ये चाल इनको हमने घंटे में बदल लिया था, और ये वाली तो घंटे में चली रही है। देखिए हमने ट्रेन की चाल घंटे में मानी, और ये देखिए 5 भी घंटे में है, ठीक। तो ये जो चाल आई है ट्रेन की वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही घंटे में आई है, ठीक है। बीच में शायद मैंने मीटर बोल दिया था या मीटर प्रति सेकंड बोल दिया था, वो गलत हो गया था, शायद मुँह से निकल गया, लेकिन ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा आई। अब इसमें मान रख देते हैं, x की जगह 45 यहाँ पे रख दिया, और 5 ये घटा दिए वाले, 5 घटा के बचा 40। अब ये ट्रेन की चाल आ गई किलोमीटर में, ठीक, चाल नहीं ट्रेन की लंबाई आ गई किलोमीटर में, लेकिन हमको काय में चाहिए, लंबाई मीटर में चाहिए, ठीक। असल में मीटर में क्या आ गई, ये जो चाल है ना यहाँ पे, ये जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगी, ठीक। ये घंटा में रखी हुई है और ये है सेकंड में, सेकंड वाला तो सही है क्योंकि मीटर में चाहिए, मीटर के साथ हमें सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं। तो हम इसमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग करेंगे, ठीक है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे कट जाएगा 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, ठीक है। अब क्या बचा, 2 से फिर से काट दी, 2 3 6 और 2 20, यहाँ पे बचेगा 20। अब देखिए 20 और 7 और 5 की गुणा हो जाएगी, 7 पंजे 35 दूनी 70, यानी 700 बटे नीचे में बचेंगे 3। तो आप इन्हें डिवाइड करेंगे, देखिए इतना तो आंसर है नहीं ऑप्शन में, तो ये वाला आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 3 9, 3 3 9 बटे 1/3, तो ये वाला इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि मैंने पूरी तरह समझा दिया है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप इतना मैंने समीकरण बना दिए, दोबारा आप हल करके देख लीजिए, ठीक है। ये वाली जो चाल आई है इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में आई, ठीक है। कौन है अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पजल का क्वेश्चन है, तो आप अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं इन्हें छोड़ना पड़ेगा, तो इसे हम छोड़ ही देते हैं, काफ़ी इसमें समय बर्बाद होगा। देखिए ये सवाल अच्छा है, छोटा का है, छोटा का छोटा और बढ़िया सा बढ़िया। इसमें दे रखा है 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए 15 गुणा 12, यानी जो व्यक्ति और दिन, ये कितना होगा टोटल काम। इसी तरह दूसरी तरफ क्या रहेगा, दिन गुणा व्यक्ति, व्यक्ति को हम एम लिख देते हैं, ये टोटल काम हो गया। दोनों को आपस में बराबर कर दिया, तो 4 3 12 और 4 पंजे 20 और 5 से यहाँ पे 5 3 15, यानी 9 बराबर एम, यानी कुल 9 व्यक्ति जो हैं उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चौदह नंबर पे है, जाते लिखा क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो देखिए जमशेदपुर में भी लौह और इस्पात होता है, भिलाई में भी होता है, छत्तीसगढ़ में है भिलाई, और जमशेदपुर ये बिहार में है, और सूरत
कि सूरत गुजरात में लौह के लिए नहीं, अगर यहाँ पे हीरो वाली बात आती कि हीरो के लिए, तब ये सूरत हो जाता है। ठीक है, नहीं पूछा है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पारित हुआ था, खाली जगह में भरना 1969 में। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे याद कर लीजिए। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यापार अधिनियम 1969 में पारित हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, देखिए इस क्वेश्चन को आपको हल नहीं करना है। इसमें लिखा है एक प्रश्न तथा उसके बाद दो कथन, कथन 1 और 2 दिए हैं, बताएं कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न का उत्तर देना नहीं है, ये कह रखा उत्तर देने के लिए। जैसे ये रहा प्रश्न, ये रहा, देखिए लिखा ना प्रश्न, धीरज का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो आपको ये प्रश्न दिया जाएगा, तो आपको इसका उत्तर निकालने के लिए ये जो कथन दिए नीचे वो पर्याप्त हैं या नहीं ये बताना है। वर्तमान में धीरज की आयु उसकी मां पार्वती से 35 वर्ष कम है। ठीक, तो इससे तो आप निकाल नहीं सकते कि धीरज का जन्म कब हुआ। अब दूसरा कथन देखिए, धीरज के भाई शान जिसका जन्म 1998 में हुआ था की आयु उसकी मां पार्वती से 45 वर्ष कम है। तो देखिए अगर हम दोनों को मिला लें तब हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि धीरज का जन्म किस वर्ष हुआ था, लेकिन अगर किसी एक से देना चाहें तब हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसका यही ऑप्शन सही है कि दोनों को मिलाकर, यही देखिए चौथा ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। ठीक है, एक साथ रहेंगे तो हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इस तरह क्वेश्चन बैंक पीओ में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना था। तो ये शायद आपको सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, 2 जून में, सॉरी 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मुस्लिम लीग ने 1940 में स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए माउंट फ्यूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार कायाकी है। बिलाक पर्वत चोटी है, अवशेष चोटी है, बलित चोटी है, इसका ज्वालामुखी चोटी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। देखिए प्रश्न नंबर 20 को मैंने यहीं पे सॉल्व करने की काफ़ी कोशिश की है, आपको दिखा सकें। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, पूरा आपको सोल्यूशन दिख जाए। देखिए पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, यदि n मानो x, अगर इस तरह का कोई बड़ा क्वेश्चन रहे सॉल्व ना हो तो वहाँ पे छोड़ दीजिए, और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं फिलहाल ज़्यादातर हल, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। यदि n मानो x1 x2 x3 xn में से प्रत्येक में से 12 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल 92 है, यदि प्राप्त होता है। ठीक है, अगला, यदि उन n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो संख्याओं का योगफल 208 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि n मानों का माध्य कितना होगा, n जो मान जो टोटल यानी है n मान कितने, x1 x2 x3 xn, इनका माध्य पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस, देखिए जो पहला कथन है ना, x1 में से x1 x2 xn में से प्रत्येक से 12 घटाया जाता है। तो क्या करिए आप, x1 में से 12 घटाया, x2 में से 12 घटाया, इस तरह ... में लिखा है मैंने। अगर घटाते हुए जाओगे तो xn में से भी 12 घटाओगे तब क्या बचेगा, जो बच्चे इन सबको जोड़ोगे तब क्या बचेगा, 92। देखिए आपको 92 दिखाता हूँ। अब नीचे ले चलते हैं जूम आउट करके। तो इसके देखिए हमने 92 लिखा है। ठीक, ये समीकरण 1 मान लिया। अगला क्या अगली बार क्या गया, यदि उन n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाए। अगली बार में देखिए 8 सबसे घटाया तब क्या मान आया, 208। यहाँ पे 208 लिखा है। ठीक, अब हमने क्या किया, अब इन दोनों समीकरणों को
एक बार हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए x1 2x1 आएंगे, x2 2x2 आएंगे, इस तरह डॉट 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 2xn तक आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया और डॉट 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 इनको 2 कॉमन लेके x1 x2 x3 डॉट 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 xn लिख दिया। और इधर देखिए क्या बचेंगे, 12 माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस 12 कितनी बार आएंगे, n बार आएंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, 12 को n बार लिख दिया। ठीक, यहाँ पे 12 जो n बार आएंगे, इसी तरह यहाँ पे 8 n बार आएंगे, 8 n बार, तो यहाँ पे 8 n हो गए। तो इसलिए अब दोनों जोड़ेंगे, 12 n और 8 n कितना हो जाएगा, 20 n। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा सीधा 20 n। 8 और 92 इनको जोड़ेंगे तब हो जाएगा 300। तो यानी ये पूरी तीसरी समीकरण बन गई है। और लास्ट मैंने क्या किया, इन 2 से सबको काट दिया, 2 से ये 2 कट गए, 2 से भाग कर दिया पूरी समीकरण को। तो यहाँ पे 2 कट जाएंगे, यहाँ 20 में से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10 तो दाएँ 20 और इधर क्या बचेगा 150। लास्ट में क्या किया मैंने, जो यहाँ पे 10 n बचा, उस 10 n को माइनस में थे तो इधर ले आए प्लस के हो गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बराबर 150 प्लस 10n। 10n यहाँ वाला बचा, 10n अब इतना बचा। ठीक, तीसरी समीकरण। लेकिन सवाल ने क्या पूछा कि जो ये जो मान है ना, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इनका एवरेज पूछा। एवरेज कहें या माध्य कहें, तो माध्य निकालना है तो क्या करना है, इन सबको जोड़ना है आपस में और जितने ये पद हैं उनकी उनसे भाग करना है, यानी n पद हैं तो n से भाग करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार 2 समीकरण बनाई, इनको जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn बराबर 150 प्लस 10n बन गया। अब ये तो हो गया, अब इनका माध्य निकालना, तो इन जितनी इनकी संख्या है उनसे भाग करना है। तो इनकी संख्या कितनी है, n। तो मैंने इनको क्या किया, इसीलिए दूसरे कलर लिया, यहाँ पे n से भाग कर दिया। जब इधर n से भाग करेंगे तो इधर पूरे में n का भाग हो जाएगा। ठीक, अब इसे समीकरण 3 मान लिया। ठीक, इसे समीकरण 3 मान लिया। अब हमको क्या करना है, अगर हमको n का मान पता चल जाए तो हम यहाँ पे n का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन n का मान निकालने के लिए अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया था, तब ये वाला फार्मूला बन गया हमारा तीसरी समीकरण। अब हमको n का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। जब 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, x वाले सारे पद कट जाएंगे। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, x2 है इधर भी क्योंकि x2 है, इधर भी x2, x3 सब कट जाएंगे। यहाँ इस वाली समीकरण क्या बचेगा, -8 -8 कितनी बार, n बार। तो यानी इस वाली समीकरण से बचेंगे हमारे पास -8n। ठीक, n 8 बार आएंगे, चाहे n 8 लिख दीजिए चाहे 8n लिख दीजिए। और इसमें से क्या बचेगा, इसको घटाना है क्योंकि, तो इधर बचेगा प्लस, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो जो माइनस के है ना 12 वो प्लस कर जाएंगे, तो इधर बचेगा 12n। ठीक, और उस तरफ बराबर के उस तरफ क्या बचेगा, 208 माइनस 92, 208 माइनस 92 इधर बचेगा, 208 ये वाला 208 और 92 ये वाला। ठीक, तो इनको जब आपस में घटाएंगे 208 में से 92 तो कितना बचेगा, घटा लीजिए, 92 है ना, हाँ 8 92, 208 में से 92 हम लोग घटाएंगे तब क्या बचेगा, दिखाते हैं घटा के। 208 में से 92 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे बचा 116। ठीक, तो क्या माना गया, -8n प्लस 12n बराबर 116। ठीक, अब यहाँ पे 8n में से 12n से घटाएंगे तो बचेगा 4n बराबर 116 और n का मान आ जाएगा यहाँ से 29। देखिए n का मान 29 लिखा मैंने। अब यहाँ पे आप 29 रख दीजिए और इसको ऐसा कैसे रहने दीजिए, बस रख दिया। यहाँ पे आप 29 जब रखेंगे तो देखिए 10 की जगह भी 29 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 290। ठीक, 290 प्लस 150, इनको दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा लगभग 400 या जो भी आए उसको 29 से भाग करेंगे तो ये वाला 15.2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व किया, इसी तरह आपको करना है। बड़ा सवाल था इसलिए मैंने पहले लिख दिया था क्योंकि बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कृषि अवशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन
कहाँ किया गया? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत कहाँ बनी थी? IIT हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, पैंजिया। ये आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद रख लीजिए कि पैंजिया नाम का एक पहले सबसे बड़ा जो था पर्वत या भूखंड था, उसी को टूटने के बाद दुनिया के जैसे एशिया, यूरोप वगैरह बने हैं। ठीक है, तो पैंजिया। और भारत का अगर पूछे जाए तो भारत किससे बना है? तो वो गोंडवाना लैंड से। ठीक, विश्व का पूछे तब पैंजिया से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। अब देखिए 23 को भी मैंने फार्मूलेट किया है यहाँ पे काफ़ी। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जूम करके, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिखना चाहिए। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 48 मीटर। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की क्या खर्चा होगा? लागत पूछी है ना, तो क्या खर्चा पूछा गया? तो देखिए मैं आपको बताऊं, अब थोड़ा क्वेश्चन को जूम आउट करते हैं क्योंकि मैंने यहीं पे बताने की जब कोशिश की है तो यहीं से बताते हैं। देखिए ये मान लीजिए जैसे कोई मकबरा है या मंदिर, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे नीचे गोल है, नीचे जो है ना वक्र, इसका क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ का। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 616 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर मान लेंगे हम 616। तो यहाँ से पाई का मान देखिए 22/7 दे रखा है। तो अब जब 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर बराबर 616, तब आप अगर यहाँ से काटेंगे तो आर का मान 14 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाली जो है ना त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14। ठीक, ये वाली त्रिज्या आ जाएगी 14, आर का मान त्रिज्या ना, तो यहाँ से त्रिज्या का मान हम 14 निकाल लेंगे। ठीक, अब आगे क्या दिया गया है? उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई दे रखी है ना, ये वाली, ये दे रखी है 48। ठीक, अगर ये वाली 14 आ गई, ठीक, ये 14 लिखा है नीचे, और ये वाली 48 आ गई, तो हमको ये वाली बची निकालने को। ये वाली हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसने पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पाई आर एल। पाई क्या होता है? तो 22/7 होता है। आर क्या होगा? ये वाली हमने त्रिज्या निकाल ली, ये जो। ठीक है, कलर चेंज कर लो, ये वाली त्रिज्या हो गई। ठीक, अब ये वाली एच होती है। ठीक, एच का लेकिन हमको जरूरत यहाँ पे है नहीं सवाल में, लेकिन हमको ये वाला एल चाहिए। एल होता है ये वाला तिर्यक ऊंचाई, लेकिन ये ऊंचाई निकालने के लिए देखिए इसे हम मानते ही हो गए समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें? जो ऊंचाई है ना ये 48, इसका वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तब इसका आंसर 2500 आ जाएगा। क्योंकि 48 का वर्ग होता है 2304, लिख देते हैं एक बार। 48 का वर्ग होता है 2304 और 14 का वर्ग होता है 196। जब इनको आप जोड़ेंगे तो 2500 बन जाएगा। 2500 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक, तो अगर अब यहाँ से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कैसे निकालेंगे? पाई का मान रखिए 22/7 गुणा आर का मान 14 गुणा इसका मान 50। जब आप इनकी गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये जब आप 22 दूनी 44 गुणा 50 करेंगे तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो भी क्षेत्रफल आएगा, हमको तो लागत चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए है नहीं। क्षेत्रफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे? 150 रुपये। देखिए सवाल ने दे रखा है ना 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो भी, अब हमको क्या करना है? लागत निकालनी है। तो पाई गुणा आर गुणा एल गुणा 150 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 गुणा एल का मान हमने ये निकाला 50 गुणा 150। आप इनको जो 7 से 14 काट दीजिए, जो आप इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33 के बाद 4 0। ठीक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। राय निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो राय किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है। पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25।
मैं इसे थोड़ा जूम इन करता हूँ। दिए गए विकल्पों में से कलर चेंज कर लूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। विकल्पों में से जो निम्नलिखित समीकरण से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा वो ढूंढना है। तो देखिए ये लगभग में मान रहेंगे। देखो इसको मैं करने का आसान तरीका बता दूँ। यहाँ पे 17.821 है ना, देखिए अगर पॉइंट के बाद 5 है या 5 से बड़ी तब इसे यहाँ पे एक जोड़ दीजिए। 17.821 है तो इसे लिख दीजिए सीधे सीधे 18, ठीक, प्लस। अब देखिए 178.21 है तो आप या तो इसे 21 को छोड़ दीजिए और नहीं छोड़ना चाहें आप इसे 180 ले लीजिए तब भी बन जाएगा। माइनस का x बराबर ये 169.93 इसे लिख दीजिए सीधे सीधे 170। जब आप इनको हल करते हैं, x को उस पार लेके जाते हैं तो x जो माइनस है उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 170 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पे बचेगा केवल 10 और यहाँ पे ये बचेगा 18। 180 में से क्योंकि 170 घट जाएगा तो 10 और 18 कितने हो गए 28, यानी x का मान आ गया 28। अब देखिए 28 के आसपास यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 1-2 अंक हमने आगे पीछे किया है तो ये 26 है, तो इसका 26वां आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैक को 35 लिखा जाता है, माल्ट को 45 लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में ट्रिम को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको ये बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। एफ का मान क्या होता है 6, आर का मान क्या होता है 18, ए का मान पता होता है 1 और के का मान होता है 11, ठीक। आप इन सबको जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 36, लेकिन 36 नहीं, यहाँ पे एक कम करके 35 लिखा गया है, ठीक, 35 लिखा गया है, सॉरी इसका मान लिख दिया गया 35। अब आगे इस तरह माल्ट को क्या देखिए एम का मान है 13, ए का मान होता है 1, एल की पोजीशन होती है 12 और टी की पोजीशन होती है 20। जब आप इनको सबको जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा तो 3 1 4 2 6 46 आएगी, लेकिन 46 नहीं, एक कम करे 45 लिखा गई है। इसी प्रकार आप ट्रिम को जब लिखेंगे तो इसका जोड़ेंगे तो टी की वैल्यू होती है 20, आर की वैल्यू होती है 18, लिख देता हूँ सीधे 18, आई की वैल्यू 9 और एम की वैल्यू 13। आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये 60 बन जाएगा, 9 3 12, ठीक, 0 हो जाएगा 60, लेकिन एक कम करके 59 बनेगा, ठीक। आप 60 मत मार दीजिए क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे से ग्रीन ये नहीं रहेगा, सब अच्छे लगेंगे, तो आप सीधा एक कम करके 59 ही मारिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो ये वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लेसर निक्षेप, ठीक, प्लेसर निक्षेप या प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इसका बी ऑप्शन सही है, तो आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, थोड़ा जूम इन कर दें। जूम इन में क्या दे रखा है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो ये तो ऑप्शन पता ही होगा, बिहार का था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन के लिए किया जाता है। थोड़ा मैं इसको क्वेश्चन को देखिए देता हूँ। तो रीडू के लिए किया जाता है तो इसका Ctrl+Y। अगर यही अंडू पूछ लेता है, यहाँ पे पूछा अंडू के लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+Z, Alt+Z नहीं, Ctrl+CTRL+Z, ठीक। इससे अंडू हो जाता है, Ctrl+Y से रीडू हो जाता है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, सैन्य नर्सिंग सेवा के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है, ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती, ठीक है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, जय हिंद।